अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम। जावास्क्रिप्ट को पढ़ना हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स अभी तक देखे हैं, लाइक वेरिएबल, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स। अब हमने थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करने हैं, और नेक्स्ट क्या है उसको फिगर आउट करते हैं। यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ script.js। ये ऑफ कर दें, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अच्छा अब हमने नेक्स्ट चीज़ क्या फिगर आउट करनी है कि लाइक अभी तक हमारी कोड एग्जीक्यूशन का फ्लो क्या होता है, टॉप टू बॉटम कोड चलता है, ऐसे ही है ना। जो लाइन नंबर 1 पे लिखी है वो 1 पे चलती है, इसी तरह सेकंड नेक्स्ट से नेक्स्ट चलती रहती है, ऐसे ही है ना। मतलब टॉप टू बॉटम हमारा एग्जीक्यूशन का फ्लो आता है। अब हमने क्या करना है कि लाइक प्रोग्रामिंग हमसे कहती है कि एक तो ये ब्लॉक है, सही है, एक ये फाइल है जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं। हम ना यहाँ पे साथ साथ ड्रॉ करते रहते हैं। लाइक कोई यहाँ पे कर लेते हैं ड्रॉ, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये एक फ़ाइल है जिसके अंदर हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड कर रहे हैं, ठीक है। ये इस फाइल को नॉर्मली प्रोग्रामिंग नेम देती है ग्लोबल ब्लॉक का, किसका, ग्लोबल ब्लॉक, ठीक है। लाइक ये एक फ़ाइल है ना, ये हमारे लिए एक ब्लॉक ही है जिसके अंदर हम कोड कर रहे हैं, सही है। उस ब्लॉक का नाम क्या है, ग्लोबल ब्लॉक, सही है। इसमें जो भी हम इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखते हैं वो ग्लोबली एग्जीक्यूट होती हैं अपने हमारे कोड के अंदर, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग हमें एक फ़ीचर क्या देती है, वो कहती है कि एक ये ग्लोबल ब्लॉक है जिसके अंदर आप अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं। मैं आपको एक कंट्रोल देती हूँ कि आप क्या करो, इस ग्लोबल ब्लॉक के अंदर भी ब्लॉक्स बना सकते हो, ठीक है। लाइक इसके अंदर ये ब्लॉक बना लो इस तरह से, फिर एक ब्लॉक के अंदर ब्लॉक बना लो, ठीक है, फिर उसके अंदर एक और ब्लॉक बना लो। इस तरह से आप एक ग्लोबल ब्लॉक के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स बना सकते हो। ये मैं फ़ीचर आपको दे रही हूँ, ठीक है। अब ये दो ब्लॉक, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, ये बाहर वाले ब्लॉक के क्या हैं, चाइल्ड्स हैं, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या हैं, सिबलिंग्स हैं। और ये वाला ब्लॉक क्या है, नेस्टेड ब्लॉक है इसके आउटर ब्लॉक का। अब हमने ये फिगर आउट करना है कि प्रोग्रामिंग हमसे कहती है ग्लोबल ब्लॉक के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स बनाओ, लेकिन ब्लॉक बनाने क्यों, ये मेजर क्वेश्चन है, ठीक है। कि प्रोग्रामिंग अगर हमें ये फीचर दे रही है कि ग्लोबल ब्लॉक के अंदर ब्लॉक्स बना सकते हो, लेकिन बनाने क्यों, वो ये फ़ीचर क्यों दे रही है हमें, ठीक है, क्यों दे रही है। वैसे नहीं, रीयूज़ नहीं, और कोई CSS के अंदर हम ब्लॉक्स बनाते थे, ठीक है। वो किस लिए बनाते थे, हम सारी CSS ग्लोबली क्यों नहीं लिख देते थे। अगर ग्लोबली लिखते थे तो क्या प्रॉब्लम आता था, वो सारी फाइल के ऊपर अप्लाई होती थी, HTML की सारी फाइल के ऊपर, सही है। फिर वो CSS किसी पर्टिकुलर टैग पे अप्लाई करने के लिए हम ब्लॉक बनाते थे, सही है, कि जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टैग के ऊपर ही अप्लाई हों जो मैं स्पेसिफाई करूँ, सही है। ये हमने तब ब्लॉक का कंसेप्ट मेजरली सीखा था। अब यहाँ पर भी एक बड़ा ब्लॉक है, ग्लोबल ब्लॉक है, सही है। इसमें अगर हमें प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स बनाने का फ़ीचर दे रही है तो इसका भी क्या रीज़न है कि लेट्स सपोज कुछ लॉजिक है, मतलब कुछ लॉजिक मैं किसी पर्टिकुलर काम पे लगाना चाहता हूँ, सही है। मैं कहता हूँ वो ग्लोबल ब्लॉक को इफ़ेक्ट ना करे, सही है। लाइक इस ब्लॉक के अंदर मैं जो भी लिखूँगा, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ वो बाहर वाले कोड को इफ़ेक्ट करेगा, नहीं करेगा, सही है। वो सिर्फ इस ब्लॉक का ही पार्ट रहेगा, सही है। अब इस ब्लॉक के ऊपर अगर मैं कोई टूल लगा देता हूँ, सही है, ये टूल कुछ भी हो सकता है। अब क्या होगा, ये ब्लॉक इस टूल के बिहाफ पे ही चलेगा, सही है। ये टूल सिर्फ इस ब्लॉक को इफ़ेक्ट करेगा, बाहर आने वाले ब्लॉक्स को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। इतना तो समझ आ गया ना कि ब्लॉक बनाने क्यों है, ताकि हम किसी पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को मतलब अपने तरीके से चला सकें, ठीक है, किसी स्पेसिफिक काम के लिए चला सकें। ये इस मेजर काम के लिए हम ब्लॉक्स बना रहे हैं, ओके। क्योंकि देखो ना, ग्लोबली अगर सारा काम करते जाएंगे फिर क्या होगा, फिर मतलब एरर्स आएंगे ना। लाइक कभी कोई लॉजिक इरिटेट करेगी, कभी कोई मसला करेगी। इस वजह से फिर प्रोग्रामिंग ने यही एक हल निकाला कि आप ब्लॉक्स बनाते जाएं, सही है, उनके अंदर अपना कोड करें। अब इन ब्लॉक के ऊपर वो कहती है कि आप एक टूल लगा सकते हैं, ठीक है। ये टूल स्पेसिफाई करेगा कि ये वाला ब्लॉक किस तरह से रन होगा,
सही है, किस तरह से चलेगा ये डिफ़ाइन करेगा ये वाला ब्लॉक। अब अगर लेट्स सपोज हम प्रोग्रामिंग फाइल के अंदर आएँ, यहाँ पर मैं कोई बनाता हूँ वेरिएबल 10 और यहाँ पे कोई कंसोल लगाता हूँ और इसके कह देता हूँ हेलो वर्ल्ड बिफोर दी ब्लॉक। अब ब्लॉक बनाने के लिए आप क्या करते हो, कर्ली ब्रेसेस लगाते हो, ठीक है। CSS में भी कर्ली ब्रेसेस लगाते थे ना, यहाँ ब्लॉक बनाने के लिए आप कर्ली ब्रेसेस ही हमेशा लगाओगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। या अब इसके अंदर भी मैं एक कंसोल लगा देता हूँ हेलो वर्ल्ड इनसाइड दी ब्लॉक, और एक हम लगा लेते हैं बाय कंसोल हेलो वर्ल्ड आफ्टर दी ब्लॉक। अब अगर इसमें फ़ाइल को रन करता हूँ तो यहाँ पर किस तरह से ये चलेगी, क्या क्या चीज़ प्रिंट होगी यहाँ पे? तीनों लाइनें प्रिंट होंगी कि सिर्फ बाहर वाली प्रिंट होंगी? क्या कहते हो? पहले तो इसको चलाना कैसे, नॉट स्क्रिप्ट डॉट JS। अब मुझे बताओ हेलो वर्ल्ड बिफोर दी ब्लॉक प्रिंट होगा, आफ्टर दी ब्लॉक होगा या इनसाइड दी ब्लॉक होगा, कि सारा ही होगा? सारे प्रिंट होगा। इसको चलाएं आप, सिर्फ इनसाइड वाला चलेगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, तीनों चल रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने ब्लॉक तो बना लिया लेकिन मतलब ब्लॉक के ऊपर कोई टूल तो लगाया ही नहीं है, सही है। तो इस तरह मैं जिस तरह मर्जी ब्लॉक बनाता जाऊँ वो उसी मतलब रूटीन के साथ चलते रहेंगे टॉप टू बॉटम, ठीक है। पहले लाइन नंबर 1 चलेगी, 2 चलेगी, फिर एक ब्लॉक बनाया है उसके ऊपर कोई टूल ही नहीं लगाया तो वो उसी नॉर्मल फ्लो के साथ चलता रहेगा। लाइक इसके अंदर की भी इंस्ट्रक्शंस चलेंगी और बाहर वाली भी चलती रहेंगी, सही है, समझ आ गई। अब प्रोग्रामिंग कहती है कि इस ब्लॉक के बाहर आप कोई ना कोई टूल लगा सकते हो जो कब लगे मतलब जो डिफ़ाइन करेगा कि ये पर्टिकुलर ब्लॉक किस तरह से रन होगा, किस तरह से इसकी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। अब ये डिफरेंट तरह के टूल्स हैं। मैंने आपको जब प्रोग्रामिंग का इंट्रो दिया था ना, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लिस्ट ऑफ टूल्स हैं हमारे पास, सही है। ये हमें मेजरली सीखनी है, रोज़ कोई एक आधा टूल पकड़ लेंगे, सही है। किसी दिन छोटे छोटे होंगे, ज़्यादा पकड़ लेंगे, इनको हमने पढ़ना है 1 by 1, सही है। अब पहला जो हम एक टूल पढ़ने जा रहे हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड इफ़। क्या है? इफ़, ठीक है। अब ये इफ़ का ब्लॉक क्या कहते हैं, इफ़ का टूल ये कहते हैं कि मेरे ब्लॉक के अंदर लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को मैं किसी ना किसी कंडीशन के बिहाफ पे चलाऊंगा, सही है। अब कंडीशन लगाने के लिए आप कौन से ऑपरेटर्स यूज़ करते हो? कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स किसके लिए यूज़ होते थे? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यूज़ असाइन करने के लिए, न्यू वैल्यूज़ अपडेट करने के लिए। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। और लॉजिकल ऑपरेटर्स, दो रिजल्ट्स को कंपेयर करने के लिए। नहीं, कंपैरिजन ऑपरेटर दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर दो रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। फिर लास्ट इज टर्नरी ऑपरेटर, ये क्या करते थे? ये सेम इफ एल्स वाला काम करते थे। लाइक उसमें क्या आता था, हम मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर एक जवाब दे रहे हैं हमें, ट्रू या फॉल्स। अब अगर उन जवाब के अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन हमने लगाना होता था ना, तो उसके लिए हमने पढ़े टर्नरी ऑपरेटर के। लाइक कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ करते हुए मुझे ट्रू या फॉल्स आ रहा है, उनको यूज़ करते हुए मैंने स्पेसिफाई करना है कि ट्रू होने पे ये काम करो, फॉल्स होने पे ये काम करो। अब कुछ सेम मिलता जुलता काम यहाँ इफ़ के अंदर है। इफ़ भी कहते हैं कि ब्लॉक्स आपने बनाए हैं, एक ब्लॉक के ऊपर इफ़ का टूल आपने स्पेसिफाई कर दिया है। अब इफ़ का टूल कहते हैं कि मेरे अंदर लिखा हुआ कोड, मेरे ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ कोड मैं तब रन करूँगा जब मेरी कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब ये कंडीशन कैसे लगानी है? कंडीशन लगाने के यहाँ पर ना एक टूल लगाने का एक सिंटैक्स है। लाइक पहले कर्ली ब्रेसिस से आप ब्लॉक बनाते हो, ब्लॉक के अंदर तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस आएंगी जो आपने एग्जीक्यूट करनी है। कर्ली ब्रेसिस से पहले आप लगाते हो पैरेंथेसिस। क्या लगाते हो? पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस उस टूल की कंडीशन को स्पेसिफाई करता है, डिफाइन करता है, सही है, समझ आ गई। और पैरेंथेसिस से पहले टूल का नेम, ये यहाँ पर एक टूल लगाने का सिंटैक्स है। पहले क्या होगा? टूल का नेम होगा, फिर पैरेंथेसिस होगी किस लिए? उसकी कंडीशन डिफाइन करने के लिए। फिर आगे कर्ली ब्रेसिस। कर्ली ब्रेसिस किस लिए बनानी है? उस पर्टिकुलर टूल का ब्लॉक बनाने के लिए, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर इफ़ का टूल हमसे क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जब मेरे इस पैरेंथेसिस के अंदर ट्रू आएगा ना, तब मैं इस ब्लॉक को चलाऊंगा,
सही है। अगर ट्रू नहीं आएगा तो मैं इस ब्लॉक को नहीं चलाऊंगा, सही है। अभी मैंने ट्रू हार्ड कोड कर दिया है, तो अभी अगर इसको मैं चलाऊं तो क्या होगा, ये नॉर्मली चलता रहेगा, सही है, जिस तरह चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये ब्लॉक है, इसके ऊपर मैंने टूल लगाया है जो कहते हैं मुझसे कि मेरी कंडीशन ट्रू होने पे ये ब्लॉक चलाऊंगा, फॉल्स होने पे नहीं चलाऊंगा। तो अभी ट्रू है तो वो इसको रन कर रहे हैं, सही है। अगर यहाँ पर हम फॉल्स कर दें, फिर इसका ये वाला ब्लॉक है एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं बनेगा, सही है। अब अगर हम इसको चलाएं ना, बिफोर आ रहा है, आफ्टर आ रहा है, लेकिन इनसाइड नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इफ ने क्या कहा था कि ट्रू करने पे ब्लॉक चलाने, फॉल्स करने पे मैंने नहीं चलाना, सही है। ये सेम टर्नरी ऑपरेटर जैसा ही काम करता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, सही। लाइक ये तो क्या कर रहे हैं, ये कंडीशन के चेक करने पे एक पर्टिकुलर ब्लॉक को रन करता है, सही है। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर काम करता है, सही है। लाइक उसमें हम क्या करते हैं, एक एक्सप्रेशन के सॉल्व होने पे हम बताते हैं कि इसके आंसर में ट्रू में क्या करना है, इसके फॉल्स में क्या करना है। इफ़ में ये पूरा कंट्रोल स्पेसिफाई करता है कि लाइक इसके कंडीशन के ट्रू होने पे कौन सी इंस्ट्रक्शंस, कौन से ब्लॉक को मैंने चलाना है, और इसमें हमारे पास कंट्रोल ज़्यादा हैं, ठीक है। वो मैं अभी आगे आगे डिफाइन करता हूँ, सही है। लेकिन इतना समझ आ गया आपको कि इफ़ का ब्लॉक क्या करते हैं, कुछ लाइन ऑफ कोड को कंडीशनलाइज करता है। अब यहाँ पर अभी तो मैंने ट्रू और फॉल्स हार्ड कोड कर लिए, लेकिन नॉर्मली ये हार्ड कोड नहीं होंगे। यहाँ पर तो हम कोई कंडीशन लगाएंगे, जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कहूँ 2 + 2 = 4। अब ये मेरी बात सही है कि गलत है? सही है। तो ये ब्लॉक चलना चाहिए, चलना चाहिए, चलेगा कि नहीं? दौड़ेगा, चलेगा, सही है। क्यों चलेगा? कंडीशन सही है ना। मैंने आपको उस दिन एक्सप्रेशंस लिखने सिखाए थे ना, उन एक्सप्रेशंस में एक भी अगर टर्नरी कंपैरिजन ऑपरेटर आ रहा है तो उस सारे एक्सप्रेशन का जवाब ट्रू या फॉल्स के अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 2 + 2 = 4 के, ये मेरी बात क्या है, सही है, ठीक है। तो ट्रू होने पे इसने इस ब्लॉक को रन करना था, सही है, वो कर रहे हैं। अच्छा, अब ये एक्सप्रेशन आप यहाँ पर डायरेक्टली दे दो या फिर यहाँ पर किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके कर लो। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे कोई लिख दे एक्सप्रेशन आप, अगर ये कोई अच्छा सा दे दे तो काम अच्छा हो जाए हमारा। लेट्स सपोज हम ऐसा कुछ एक्सप्रेशन लिख देते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा। अब मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन का जवाब ट्रू में आएगा, फॉल्स में आएगा कि नंबर आएगा? हैं? किस में आएगा? किस में आएगा? फॉल्स आएगा, ठीक है। 2 + 2 4, 4 बड़ा है 4 से, ये बात क्या है, गलत है। सम बड़ा है 5 से, ये बात क्या है, ट्रू है। अब एंड का ऑपरेटर क्या कहता था, ये कहता था दोनों सही होंगे फिर सही कहूँगा। अब यहाँ पे एक गलत है ना, तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर? अब यहाँ मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, तो कंडीशन के अंदर क्या पड़ा है, मैंने बताया था वेरिएबल का नेम पुकारेंगे, क्या होगा, उसके अंदर की वैल्यू आएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो ये क्या करेगा, उसको नहीं चलाएगा, ठीक है। इस तरह से एक्सप्रेशन सेपरेट वेरिएबल में स्टोर करके आप यूज़ कर लें, या फिर डायरेक्टली ये एक्सप्रेशंस कहाँ पे दे दें, इसके अंदर, ओके। दोनों केसेस में काम ठीक है। अभी भी मैं इसको चलाऊंगा तो वैसे ही रन हो, ओके। इतना समझ आ गया आपको? अच्छा, अब अगर लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि कोई नंबर लें और चेक करें वो इवन है कि नहीं, फिर क्या होगा, कैसे करेंगे? क्या होगा? पहले तो मुझे बताओ इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, और ऑड कौन से होते हैं, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। अब अगर हमने वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ करते हुए चेक करना होगा इवन नंबर है कि नहीं, तो कैसे करें? लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ 4 को चेक करो इवन है कि नहीं, तो क्या कंडीशन लगाएंगे? 4 का मॉडुलस लेंगे 2 से, अगर इक्वल आ जाते हैं 0 के तो ये क्या है, ट्रू है, सॉरी इवन है। अगर नहीं आता तो उसमें क्या, नहीं आने वाले में क्या करना है, सिंपली यहाँ पर नॉट इक्वल टू कर देंगे, सही है।
तो यहाँ पर ये और चेक हो जाएगा। ओके, समझ आ गई। अब ये सेम काम अगर हमने इसमें करना है ऊपर वाले में कि एक नंबर यूज़र से लेना है और अगर वो इवन है तो प्रिंट करने नंबर इज़ इवन, ठीक, फिर क्या करें? लेट्स सपोज यही हम वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं, इसको मैं कहता हूँ यूज़र इनपुट। ओके, और इसमें मैं रख लेता हूँ लेट्स सपोज 10। अब यहाँ पे क्या कंडीशन लगाएंगे? क्या कंडीशन आएगी? अगर यूज़र इनपुट का मॉडुलस लें किससे? 2 से 1 से इक्वल किसके आए? 0 के, तो क्या प्रिंट करने? नंबर इज डबल इक्वल टू में क्या होता था जुनेद? डबल इक्वल टू क्या करेगा? सिर्फ वैल्यू चेक करेगा। ट्रिपल इक्वल टू वैल्यू भी और डेटा टाइप भी। नॉट इक्वल टू सिर्फ वैल्यू चेक करेगा और नॉट डबल इक्वल टू वैल्यू और डेटा टाइप दोनों चेक करेगा। सही है। अब यहाँ पर इसको अगर हम चलाएं तो क्या आना चाहिए? नंबर इज़ इवन। अभी मैंने हार्ड कोड कर दिया है, सही है। वैसे ये हार्ड कोड नहीं करना चाहिए, हमें यूज़र से लेना चाहिए, ऐसे ही है ना। अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए ना यहाँ पर एक अभी ना ये चीज़ हज़म कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ना एक हमारे पास जिस तरह हम RGB लिखते थे ना, RGB और आगे पैरेंथेसिस लगाते थे, ठीक है, सेम वही साइंटेक्स यहाँ पे यूज़ होंगे। इसको हम टेक्निकल ज़बान में फंक्शन कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, लेकिन अभी वो आपने पढ़ा नहीं है तो आप याद कर लें कि हमने जब भी यूज़र से इनपुट लेनी है तो एक प्रॉम्प्ट का वर्ड है, इसके आगे क्या लगाना है? पैरेंथेसिस। और पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी आप टेक्स्ट दे दें, मैसेज, एंटर अ नंबर कह दें, सही है। अभी अगर इसको मैं चलाऊँगा ये मुझे एरर देगा, ठीक है। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि ये जो जी यहाँ ये सेमी कॉलन का इशू नहीं बनाता ना पाइथन ना ये जावा, सही है, वो सिर्फ C++ में होता है। यहाँ पर इशू ये इसलिए कह रहा है कि जो प्रॉम्प्ट का वर्ड है ना ये नोड के साथ नहीं चलता, सही है, मतलब ये नोड के साथ रन नहीं होता टर्मिनल में। ओके, इसकी आउटपुट देखनी है तो आपने क्या करना है? यहाँ पर HTML की फ़ाइल बनानी है पहले, सही है। यहाँ पर ये बॉयलर प्लेट आ गया, इसको कह दो लर्निंग जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर क्या करेंगे? जावास्क्रिप्ट को लिंक कर लेंगे, यहाँ पर कोई भी हेलो वर्ड लगा लो या लर्निंग जावास्क्रिप्ट। अब इसको गो लाइव करें। यहाँ पे देखो ये एक पॉपअप आ रहा है ऊपर टॉप पे, ये क्यों आ रहा है? ये प्रॉम्प्ट का फंक्शन हमने यूज़ किया है, सही है। इसकी आउटपुट हमेशा आपको ब्राउज़र में नज़र आएगी, ये नोड के साथ काम नहीं करता, ठीक है, समझ आ गई। तो जब भी आपने यूज़र से इनपुट लेनी है तो तब हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को कहाँ रन करेंगे? HTML की फ़ाइल के अंदर, ठीक है। तो अब अगर हम इसको चलाएं, यहाँ पर लेट्स सपोज इसको कैंसिल करता हूँ मैं और यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं देता हूँ 10। क्या दे रहे हैं? नंबर इज़ इवन, सही है। अगर दोबारा करें, अब मैं 3 देता हूँ, अब उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि इफ़ का ब्लॉक कब चलना था? जब कोई कंडीशन ट्रू होनी थी तब इसने रन होना था। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो इसने रन नहीं होना, ऐसे ही है ना। अब सोचो हम वोट एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, सही है, यूज़र ने अपनी एज डाली, अगर तो 18 से अबव है तो तब तो हम उसको मूव कर देंगे वोट के फॉर्म पे, सही है। अगर 18 से कम है फिर क्या करना है? उसको बताना है ना कि भाई आप एलिजिबल नहीं हो। नहीं बताएंगे तो हुआ पाकिस्तानी, उसने सॉफ्टवेयर ला देना है, उसने बहुत पंगे लेने, ठीक है। मतलब उसको मैसेज देना है ना कि अगर वो एज कम है तो उसको बताना है कि भाई आप एलिजिबल नहीं हो। अगर 18 से अबव है तो उसको रियल लॉजिक पे ले आना है। सेम काम कुछ यहाँ पे हो रहा है। इनपुट में जब इवन होता है तब तो वो बता रहे हैं इवन है, सही है, लेकिन अगर इवन नहीं है तो तब भी तो बताना है ना कि वो इवन नहीं है। फिर यहाँ पे इफ़ के साथ रिलेट करने वाला एक और ब्लॉक है, उसको हम कहते हैं एल्स। क्या कहते हैं? एल्स। इसके अंदर लिखी हुई इंस्ट्रक्शन तब चलती हैं जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर ये इवन नहीं होगा
तो जो भी एल्स के ब्लॉक के अंदर हम लिखेंगे ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको हम टेस्ट करें ना, यहाँ 10 लिखता हूँ, रिफ्रेश कर लो एक बार, ठीक है। यहाँ पे करते हैं 10, तो क्या आ रहा है, नंबर इज़ इवन। दोबारा चलाएं, मैं 3 देता हूँ तो क्या कर रहे हैं, नंबर इज़ ऑड। अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करूँ 0, 0 इवन है ऑड है, जुनेद बताएगा। इवन है, इवन है वो उधर नहीं, ये सही, 0 इवन नंबर होता है, ठीक है। हाँ अच्छा, इतना समझ आ गया आपको। इफ़ एल्स का ब्लॉक, इफ़ का ब्लॉक कब चलना है, एल्स का ब्लॉक कब चलना है, क्लियर, ठीक है। इफ़ का ब्लॉक कब चलना है, जब उसकी कंडीशन ने ट्रू होना है, और एल्स के ब्लॉक में कब चलना है, जब उसके 1 सेकेंड यार, ये पता नहीं कौन है, एल्स के ब्लॉक ने कब चलना है, जब कंडीशन इफ़ वाली फॉल्स हो जाएगी। इतना क्लियर है, इतने में कोई इशू तो बताएं, एवरीथिंग इज़ ओके, ओके। अब हम क्या करें, अब हम थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करते हैं, ठीक है। लाइक किस तरह से, इसको तो कर देते हैं कमेंट। मैं आपसे कहता हूँ कि यूज़र से नंबर लें, आपने हर नंबर के अगेंस्ट ना एक हमारा वीक डे होता है। लाइक अगर 0 होना तो 0 हमारा संडे होता है, ठीक है, टेक की वर्ल्ड में। 1 हमारा मंडे होता है, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, इसी तरह 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे, और संडे 0, ठीक है। हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे ईयर्स हैं तो जनवरी 0 होता है हमारा, फिर फेब 1, फिर इसी तरह दिसंबर तक 11 में हम जाते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको। अब हमने क्या करने, जी जी, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है कि प्रॉम्प्ट से हम इनपुट ले रहे हैं। उनका क्वेश्चन है कि प्रॉम्प्ट से हम इनपुट ले रहे हैं, उसकी डाटा टाइप क्या हो। इसकी डाटा टाइप, जब भी आप इनपुट से डाटा लोगे ना, वो चाहे प्रॉम्प्ट है, वो चाहे HTML का इनपुट है, वो कोई भी इनपुट है, हमेशा इनपुट आपको स्ट्रिंग में आएगी। किस में आएगी, स्ट्रिंग में। लाइक यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगर आपने टाइप चेक करनी हो ना, वो किस तरह से कर सकते हो आप, console.log टाइप ऑफ का कीवर्ड लगा के आगे जिसकी भी टाइप चेक करनी है वो दे दें। सही है, मैं टाइप ऑफ कह रहा हूँ, यूज़र इनपुट। तो अब यहाँ पर मैं करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, 10 क्या बता रहे हैं, डाटा टाइप स्ट्रिंग। सही है, यही तो पंगा है जावास्क्रिप्ट का। अब देखो ये स्ट्रिंग दे रहा है, अगर इस नंबर को मैं सम कर दूँ किसी नंबर के साथ तो क्या होगा, जहाँ पे 10 बनना है वहाँ पे 10,000 बन जाएगा। हाँ जब आपने इसका मॉडुलस ले लिया है 2 से नंबर के साथ, तब ये कन्वर्ट कर देगा इसको नंबर के अंदर। सही है, मैंने बताया था ना कि ये बस प्लस का ऑपरेटर है जो तो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देता है। बाकी जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो स्ट्रिंग के साथ भी रिलेट कर जाते हैं, सॉल्व कर देते हैं उसको, ठीक है। लाइक अगर हम इसको करें ना, आपकी आसानी के लिए हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेते हैं, उसमें मैं रिज़ल्ट कर लेता हूँ और यूज़र इनपुट का मॉडुलस ले लेता हूँ 2 से। सही है, और यहाँ पर मैं कंसोल करता हूँ टाइप ऑफ रिज़ल्ट। तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, इसको रिफ्रेश करो, 10। पहले क्या डाटा टाइप थी, स्ट्रिंग। अब मैंने स्ट्रिंग को किसके साथ कंपेयर किए, नंबर के साथ सॉल्व किया, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा नंबर डाटा टाइप। बट ये प्लस के ऑपरेटर में ऐसा काम नहीं करेगा। लाइक यहाँ पे मैं करता हूँ प्लस, तो क्या होगा, स्ट्रिंग में कर दिए। सही है, सिर्फ जो प्लस का ऑपरेटर है ना, ये इसकी 2 जॉब्स होती हैं कि अगर नंबर्स है ना तो उनको सम कर दो, अगर दोनों में से एक भी स्ट्रिंग है तो आपने सम नहीं करना, उन दोनों को कंकैट कर देना है, मर्ज कर देना, ठीक है। फिर इसके लिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे नंबर में,
उस पर मैं आता हूँ। लेकिन अगर हम लेट्स सपोज माइनस करें यहाँ पर, किस टाइप में आ रहा है हमें डाटा? स्ट्रिंग में आ रहा है, सही है। थोड़ा बड़ा नंबर रखते हैं। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 10, तो क्या डाटा टाइप दे रहे हैं? नंबर। अगर मैं साथ वो भी प्रिंट करूँ ना रिजल्ट, क्या दे रहे हैं? नंबर 5। बाकी जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो स्ट्रिंग के साथ सॉल्व होके डाटा टाइप कन्वर्ट कर देते हैं नंबर के अंदर। बस जो प्लस का ऑपरेटर है ना, ये क्या करते हैं, अगर एक भी स्ट्रिंग है तो डाटा टाइप स्ट्रिंग में कर देता है और उन दोनों को मर्ज कर देते हैं। ओके, समझ आ गई? अब क्या जुनेद आपका क्या क्वेश्चन था? हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन था ज़ुबैर? कि स्ट्रिंग में हमें आ रहा है डाटा, हम इसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करें? यस, ऐसे ही है। अच्छा जी जी सर, वो 2 + 2 हो गया, एक स्ट्रिंग में था एक नंबर में ना, तो वो 22 आंसर आ गया। तो उसने उसको स्ट्रिंग किस तरह कर दी? ये सिर्फ प्लस का ऑपरेटर, क्योंकि प्लस का ऑपरेटर 2 जॉब्स करता है ना। अगर नंबर्स हैं तो उनको सम करते हैं, स्ट्रिंग्स हैं तो उनको नहीं, मतलब स्ट्रिंग जो है ना, स्ट्रिंग वो कनकैड करता है। प्लस का ऑपरेटर एक ये भी काम करता है, स्ट्रिंग्स को कनकैड करते हैं, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि अगर एक भी डाटा टाइप स्ट्रिंग है ना, मैं सबकी डाटा टाइप स्ट्रिंग में करता हूँ। लाइक उसकी बाकियों की नहीं ना ये जॉब। लाइक माइनस का ऑपरेटर सिर्फ माइनस ही करता है, अगर वो भी साथ कनकैटिनेशन करे फिर वो भी डाटा टाइप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करे। अगर वो माइनस होता है तो 2 - 2 0 और वो नंबर के लिए डाटा टाइप। बिल्कुल, ओके। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं कि ये हमें स्ट्रिंग में दे रहे हैं नंबर, ऐसे ही ना। इसको मैंने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? नंबर के अंदर। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग कहती है आप इक्वल टू के बाद प्लस लगा दें, सही है। अब अगर मैं इसको यूज़र इनपुट को कंसोल करूँगा ना, इसकी डाटा टाइप को, लॉग टाइप ऑफ यूज़र इनपुट, अब इसकी डाटा टाइप नंबर हो जाए। जैसे इसको चलाऊँ, 10 क्या डाटा टाइप दे रहा है? नंबर। प्लस अगर इक्वल टू से पहले लगाएं तो क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, सही है। अगर इक्वल टू के बाद लगाएं तो इसकी जॉब क्या है कि स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दो नंबर के अंदर, सही है। समझ आ गई? अब हम थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे थे कि ये तो बहुत बेसिक का कंसेप्ट है। मैं कहता हूँ कि आप यूज़र से एक नंबर लें, ठीक है। हर नंबर के अगेंस्ट एक वीक डे है, सही है। 0 के अगेंस्ट संडे है, 1 के अगेंस्ट मंडे है, इसी तरह सॉन। आपने यूज़र से नंबर लेना है, उस नंबर के अगेंस्ट उसका वीक डे प्रिंट करना है, कंसोल करना है। किस तरह से करेंगे? अभी अगर हम जितना अभी हमने पढ़ा है उसके हिसाब से देखें तो यूज़र इनपुट लेंगे, ऐसे ही है, एंटर आ नंबर। अब ये किस डाटा टाइप में नंबर आएगा? स्ट्रिंग में। इसको कन्वर्ट करने के लिए नंबर में इक्वल टू के बाद प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इफ़ यूज़र इनपुट ट्रिपल इक्वल टू लगा लें, डाटा टाइप के साथ चेक कर लें, मतलब मैटर नहीं ना करता, डबल इक्वल लगा लें, ट्रिपल लगा लें। अगर तो 0 के बराबर है तो कंसोल करने, ओहो क्या प्रिंट करना था? संडे, सही है। फिर कंडीशन लगाएंगे इफ़ अगर 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बस, सही है। मतलब अभी जितना कि हमने पढ़ा था उस हिसाब से हमने यही हमें एक कंट्रोल समझ आ रहा था कि हम उसकी मल्टीपल कंडीशंस लगा लेंगे, ठीक है। काम सही है। अगर हम इसको चलाएं ना अभी, यहाँ पे तो एरर दे देगा ना। हम प्रॉम्प्ट की जगह पे नंबर ही कोई रख लेते हैं, लाइक 1 कर लें। क्या दे रहे? मंडे। अगर मैं इसको दूँ 6, क्या देगा? अच्छा, काम सही चल रहा है, ऐसे ही है ना। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? काम हमारा ठीक है, ये नंबर में कन्वर्ट करने के लिए अगर यहाँ पर स्ट्रिंग होगा ना तो इक्वल टू के बाद प्लस लगाएंगे, वो उसको नंबर में कन्वर्ट कर दो। अच्छा, अब एक चीज़ हमने समझनी है, ये काम हमने किया है, ओके है, चल भी सही रहा है,
बट इसमें ना मतलब क्या कहते हैं उसे, टाइम भी एक और चीज़ है। क्या इसमें काम तो सही है लेकिन यार मेरे माइंड से वर्ड निकल गए, ये अच्छा काम नहीं है, यही समझ लें। सही, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे पंगा क्या है, फंक्शनैलिटी सही है, सॉरी लॉजिक सही है, फंक्शनैलिटी नहीं है इसमें, ठीक है। लाइक ये अच्छा काम नहीं है। सही है, अच्छा काम क्यों नहीं है? क्योंकि देखो अभी यहाँ पर है 6 कंडीशंस, ठीक है। अब हमने सीखा हुआ है कोड एग्जीक्यूशन चलती है टॉप टू बॉटम। पहले लाइन नंबर 1 चलेगी, 2 चलेगी, 3 चलेगी। अब लाइन नंबर 10 से स्टार्ट हो जाओ। लाइन नंबर 10 चली, कंडीशन चेक हुई, फॉल्स हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लाइन नंबर 13 चली, कंडीशन चेक हुई, फॉल्स हुई, ये भी ब्लॉक नहीं चला। इसी तरह चलते गई, लाइन नंबर 6 तक आई, कंडीशन ट्रू हुई तो ये ब्लॉक चला। सही, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? लेट्स सपोज एक कंडीशन चेक होने में टाइम लग रहा है 1 सेकेंड, ओके। तो 6 कंडीशन चेक होने में कितना टाइम लगेगा? 6 सेकेंड। सही, अब जब हमारे पास कोड ज़्यादा होता है ना, तब हम एक चीज़ को चेक करते हैं साथ साथ, उसको हम कहते हैं टाइम ग्राफ। सही, यहाँ पर एक होगा हमारे पास डिस्टेंस नहीं, टाइम ग्राफ। ये इस तरह के ना ग्राफ्स होते हैं हमारे पास मार्केट के अंदर। ये कुछ लोग चेक करते हैं आपका काम, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक टीम होती है जो कोड में फंक्शनैलिटी को टेस्ट करती है। अब लेट्स सपोज एक पर्सन है, उसने ये काम किया है। यहाँ पर तो जीपीयू मतलब सीपीयू जो है मेरा काफ़ी हैवी है, इंटरनेट काफ़ी फास्ट है, रिसोर्सेज काफ़ी हैवी, ये रन हो रहा है मिली सेकेंड्स में, मुझे आउटपुट आ रही। अब लेट्स सपोज एक पर्सन के घर में इंटरनेट ही 2 MB का आ रहा है। सही, सीपीयू भी इतना हैवी रिसोर्स नहीं है। तब अगर एक कंडीशन को चेक होने में 1 सेकेंड लगता है, 6 कंडीशन चेक होने में कितना लगेगा? 6 सेकेंड। तो आउटपुट भी कितने सेकंड बाद आएगी? 6 सेकंड के बाद। सही, यहाँ पे फंक्शनैलिटी डिक्रीज़ कर दी, ठीक है। यहाँ पे फिर काम अच्छा नहीं किया। काम अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि ये 7 सेकंड्स इनफ है, इसने लेने ही लेने हैं, ठीक है। मतलब कोई केस ही नहीं है ना। उसने अगर पहली कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने 0 किया, पहले ही केस मैच कर गया है, उसने फिर भी सारी कंडीशन चेक करनी 7 सेकंड्स उसने लेने ही लेने। तो इससे क्या समझे? काम सही है लेकिन फंक्शनैलिटी नहीं है, ठीक है। अब इसके वर्सेस एक और पर्सन है, उसने एक काम ऐसा किया है कि उसने इन सब को आपस में कनेक्ट कर दिया कि अगर पहली वाली ट्रू हो जाती है, वो दूसरी वालों को बताए कि मेरा काम सही हो गया, मेरे से मैच कर गया, अब आप लोगों की ज़रूरत नहीं। तो पहले पे काम रफा दफ़ा हो गया, 1 सेकंड में काम कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर हम इसके साथ चलते हैं तो क्या होगा? अगर पहली भी चेक हो जाती है, 7 सेकंड्स लगने ही लगने हैं। और मैंने बताया कि रिसोर्सेज अगर हमारे पास इतने हैवी नहीं है तो इसने 7 सेकंड्स लेने हैं, ठीक है। वहाँ आउटपुट बहुत स्लो आएगी। सही है, अक्सर का सॉफ्टवेयर स्लो हो जाते हैं, आउटपुट जल्दी जनरेट नहीं करते। रीज़न क्या है? कोड में फंक्शनैलिटी नहीं होती, कोड अच्छा नहीं होता। सही, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी चीज़ें चेक की जाती हैं हर डेवलपर की, ओके। अब मैंने बताया एक वो पर्सन है जिसने ये काम किया है हमने, ओके। एक वो पर्सन है जिसने इन सब को आपस में कनेक्ट कर दिया। इसका काम 7 सेकंड्स ले ही रहा है। इसका काम किया हुआ क्या है? वो कभी 1 सेकंड लेगा, कभी 2 सेकंड्स लेगा, कभी 7 सेकंड्स भी लेगा, लेकिन चॉइस है। अगर पहले भी चेक हो गया, उसने बाकी नहीं चलेगा। सही है, तो दोनों में से काम किसका अच्छा हुआ? सेकंड पर्सन। सही है, हमें भी ये काम करना। हमें इनको क्या करना है? आपस में इनको सबको कनेक्ट करना है, ताकि अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू होगी, वो बाकियों को इन्फॉर्मेशन दे कि मेरा काम मेरे से मैच कर गया, अब आप लोग एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है, आपकी ज़रूरत नहीं है। सही है, समझ आ गई कि नहीं? एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि यहाँ पर अगर किसी के साथ भी मैच नहीं करता तो मैं एल्स केस किसके साथ दूँ? ये भी प्रॉब्लम है। सही है, कि इसका फॉल्स केस कहाँ पर डिफाइन करें? सबके साथ करेंगे तो क्या होगा? वो 7 टाइम्स चल जाएगा। सही है, मतलब 7 कंडीशन है ना। चलो एक के साथ मैच कर गया, उसने 6 वाले एल्स केस चलाने
एक ये भी प्रॉब्लम, ठीक है। फिर हमारे पास सोल्यूशन एक ही है कि हम इन सबको कनेक्ट करते हैं आपस में। अब इन दो कंडीशंस को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है, उसको हम कहते हैं एल्स। क्या कहते हैं? एल्स। एल्स के कीवर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, मल्टीपल कंडीशंस को आपस में कनेक्ट करते हैं। सही है, समझ आ गई है कि नहीं? यहाँ पर एल्स इफ, यहाँ भी एल्स इफ। अब क्या होगा, अब अगर ये इनपुट मतलब इससे मैच कर गया है, फिर क्या होगा, ये इफ़ बाकियों को इन्फॉर्म कर देगी कि मेरे साथ काम डील डन होगी, अब आपकी चलने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम फॉल्स केस भी लगा सकते हैं, वे सारे आपस में इंटरलिंक हैं, तो इन सब का मिलके हम एक ही एल्स केस लगा देंगे, ठीक है। इनवैलिड इनपुट अगर 0 से 6 के बिटवीन नहीं आती तो डेफिनेटली वो इनवैलिड है। सही है, समझ आ गई कि नहीं? अब अगर हम इसको चलाएं, अभी तो सैटरडे आ रहा है, अगर हम यहाँ पर लेट्स सपोज कोई स्ट्रिंग लगा दें, अब क्या होगा, इनवैलिड इनपुट, ठीक है। अगर 6 लगाएं तो क्या आएगा, सैटरडे क्यों आए? अगर ये मैं प्लस ना लगाता फिर इनवैलिड, ठीक है। वो प्लस का ऑपरेटर ही इसको नंबर में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अब इतना समझ आ गया। अब हमने 3 केसेस पढ़े हैं। एक सिंपल इफ़ है हमारे पास, ठीक है, मतलब कोई कंडीशन आप कहते हो ट्रू है तो ये ब्लॉक चल जाए, नहीं है तो कुछ भी ना हो। फिर दूसरा केस हमने पढ़ा कि हमने ट्रू केस में भी कोई कोड ऑफ लाइंस को एग्जीक्यूट करना है और फॉल्स केस में भी कुछ लाइंस को एग्जीक्यूट करवाने हैं, उसके लिए हमने इफ एल्स पढ़ लिया। फिर हमने मल्टी इफ्स को हैंडल करना सीखा कि हम क्या करेंगे, उनको एल्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया करेंगे। इस तरह हम मल्टीपल इफ लगाएंगे। ओके, सिंपल इफ एल्स और इफ एल्स इफ हमने मेजरली डिस्कस की। इतने में कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। क्या लास्ट? नहीं, ये सारी सिंपल इफ एल्स इफ है। सही है, नेस्टेड के ऊपर बात करें। ओके, अब हम चलते हैं नेस्टेड इफ की तरफ। एल्स इफ इसको कहते हैं एल्स। नेस्टेड इफ और होती है, उस पर मैं आता हूँ। नहीं करेगा। अगर मैं ये हटा दूँ ना, अब अगर इसको चलाऊँगा तो इनवैलिड इनपुट देगा। इसकी डाटा टाइप नंबर है ना, इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग, सही, वो मैच नहीं करेगा। हाँ, अगर डबल इक्वल टू लगाऊँ फिर कर दे। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे हम कर दें ना डबल इक्वल टू, अब चलाऊँगा तो चल जाएगा। सही, यही समझ। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि अब मैं आपसे कहता हूँ एक प्रोग्राम लिखो कि एक नंबर है हमारे पास, ठीक है, बात आओ, लेट्स सपोज एक नंबर है, आपने चेक करना है वो इवन है कि ऑड। ये तो अभी हमने किया। अगर वो इवन है तो उसमें 10 ऐड करने, अगर वो ऑड है तो फिर उसमें 20 ऐड करने। ओके, अब कैसे हो ये आप लोगों ने करवाना है। तो क्या स्टेटमेंट होगी इसका, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ पहले से कैसे लिखा आ रहा है, एक नंबर इज इवन और ऑड। इफ नंबर इज इवन, ये भी अच्छा है इसकी स्टेटमेंट। देन चेक नंबर is divisible by 5 or not. If number is odd, then check number is divisible by 3 or not. If number is even and divisible by 5, then add 10 in that number and print the result. If number is odd is divisible by 5, then add 5 in that number and print the result.
अभी आपको वो सारा आसान लग रहा था ना, यहाँ पे थोड़ा काम खराब है। ये सारी को नीचे कर लेते हैं। ये छोटी सी एक स्टेटमेंट है। अच्छा, एक सिनेरियो समझो। वो कह रहे पहले तो नंबर लेना है यूज़र से, चेक करना है वो इवन है कि ऑड है। अच्छा नहीं कुछ होता, बात तो सुनो। वन सेकंड, पहले तो एक नंबर लेना है, सिंपली चेक करना है वो नंबर इवन है कि ऑड है। पहला काम, जब आपको कोई प्रॉब्लम मिले ना, ये आपको ये इंटरव्यूज़ में होता है, डेवलपर को अगर टेस्ट किया जाता है तो लॉजिक से किया जाता है, सही है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, सही है, आपने क्या करना है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें। ओके, पहला काम क्या है, चेक करना है नंबर इवन है कि ऑड है। पहले तो यही काम कर लें। कैसे करेंगे? यूज़र इनपुट एंटर अ नंबर। ओके, समझ आ गई? मुझे करने दोगे कि नहीं? यहाँ पे करेंगे प्लस, सही है। फिर लगाएंगे इफ़ यूज़र इनपुट का मॉडुलस लें 2 से, इक्वल आता है 0 के, तो कंसोल कर दो नंबर इज़ इवन। अगर नहीं आता तो नंबर इज़ ऑड। पहला काम हो गया कि चेक करना था नंबर इवन है कि ऑड है। हो गया काम। नेक्स्ट उसने कहा है कि नंबर इवन है और डिविजिबल बाय 5, सही है। मतलब अगर तो नंबर इवन है और डिविजिबल बाय 5 भी है। अब एक और कंडीशन चेक करनी कि वो डिविजिबल बाय 5 है कि नहीं है। अब क्या करें? नहीं, इसी इफ़ के अंदर हम एक और इफ़ लगा देंगे। मतलब जब ये पास आउट हो जाएगा कि नंबर इवन है, तो दूसरी कंडीशन क्या है कि वो डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक और इफ़ लगा लेंगे, यूज़र इनपुट का मॉडुलस लें किससे? 5 से। अगर वो पूरा डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? वो डिविजिबल बाय 5 है। फिर क्या करना है? यूज़र इनपुट के अंदर प्लस कर देना है 10 और सिंपली प्रिंट कर देना है रिजल्ट। ओके, ये काम। ओके, अब हमने पहला काम तो कर लिया, चेक नंबर इज़ इवन और डिविजिबल बाय 5 और नॉट। इवन भी चेक कर लिया और डिविजिबल बाय 5 है कि नहीं ये भी चेक कर लिया, सही है। फिर उसने कहा था इफ़ नंबर इज़ ऑड देन चेक नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 और नॉट। फिर क्या करेंगे? एल्स के केस में भी इफ़ लगा लेंगे, ठीक है, कि अगर यूज़र इनपुट का मॉडुलस लें 3 से, मतलब अगर इवन नहीं है तो डेफिनेटली वो एल्स के ब्लॉक में ही जाएगा ना, और उसमें हम चेक कर लेंगे कि वो डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं है। अगर होगा तो उसने क्या कहा था, अगर इवन है एंड डिविजिबल बाय 5 है देन ऐड 5 इन दैट नंबर एंड प्रिंट द रिजल्ट। मतलब उस पर्टिकुलर नंबर में 10 ऐड करने और प्रिंट कर देना है। अगर नंबर इज ऑड एंड डिविजिबल बाय 3 है देन ऐड 5 इन दैट नंबर एंड प्रिंट द रिजल्ट। तो सिंपली अगर डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा तो यूज़र इनपुट में इक्वल कर देंगे, इस तरह कर लें, या फिर प्लस इक्वल टू 10 कर लें, एक ही बात। ओके, 10 ऐड करके सिंपली प्रिंट कर देंगे यूज़र इनपुट। सेम काम यहाँ, ये छोटा सा प्रोग्राम था, सही है जुनैद? चलाएं इसको, अब ब्राउज़र में चलाएंगे ना। करो इसको। अब कोई नंबर बताओ जो इवन भी हो, डिविजिबल बाय 5 भी हो। 20 कर लें। वो इवन नहीं है, इवन नहीं है। 20 किया था तो उसने क्या दिया रिजल्ट में? 30, क्योंकि ये डिविजिबल बाय 5 भी था, इवन भी था, तो उसने 10 ऐड कर दिए। दोबारा चलाते हैं। अब हम कोई और लेते हैं, और 9 ले लें। 9 ऑड भी है और डिविजिबल बाय 3 भी है, तो बता उसमें उसने क्या कितने ऐड कर दिए? सही है। ये सारा सिनेरियो था, समझ आ गई कि नहीं? अब आपको एक अच्छी सी प्रॉब्लम दें।